हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है कारो 2016 का और इसके ऑलरेडी हम दो रिवीजन सेशंस में एप्लीकेबिलिटी को और पैरा 3 के अंदर क्लॉज नंबर 1 से लेकर क्लॉज नंबर 9 उनको कवर अप कर चुके हैं। पहले सेशन में हमने कवर अप किया था किन कंपनीज के ऊपर कारो की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है। कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज सब पर कारो एप्लीकेबल है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी विच सेटिस्फाइज थ्री कंडीशंस: पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस does not exceed 1 crore, outstanding amount of borrowings from banks and financial institutions at any point of time during the financial year does not exceed rupees 1 crore, total revenue as disclosed by schedule 3 including revenue from discontinuing operations does not exceed rupees 10 crore rupees. However, if private company यदि वो होल्डिंग या सब्सिडियरी है एक पब्लिक कंपनी की, देन उसके ऊपर कारो की एप्लीकेबिलिटी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट्स। बेशक वो कंपनी तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे कि पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व 1 करोड़ से नीचे है, बोरोइंग 1 करोड़ से नीचे है, रेवेन्यू 10 करोड़ से नीचे है, बट इफ द प्राइवेट कंपनी इज होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, इन दैट केस कारो विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल। नाउ इसके बाद फिर हमने डिस्कशन की थी पेड अप कैपिटल में क्या इंक्लूड होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या इंक्लूड होगा, बोरोइंग्स कौन सी कंसीडर की जाएगी, एंड देयर आफ्टर रेवेन्यू के कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया था एज पर द गाइडेंस नोट इशूड बाय द आईसीएआई। देयर आफ्टर फिर हमने कारो की रिपोर्टिंग को स्टार्ट किया था। पैरा 3 क्लॉज 1 to 9 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पैरा 3 क्लॉज नंबर 1 उसके अंदर बात आई थी फिक्स्ड असेट्स की रिपोर्टिंग की, जिसमें एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन एंड टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन द नेम ऑफ द कंपनी का जिक्र किया गया था। पैरा 3 क्लॉज नंबर 2 उसमें हमने इन्वेंट्रीज की फिजिकल वेरिफिकेशन की बात की थी। पैरा 3 क्लॉज नंबर 3 में लोन्स एंड एडवांसेस टू पर्संस कवर्ड अंडर द रजिस्टर मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 189 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 उसके पर्टिकुलर्स की बात की थी। पैरा 3 क्लॉज 4 के अंदर हमने कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 का जिक्र किया था। पैरा 3 क्लॉज नंबर 5 उसमें पब्लिक डिपॉजिट्स की बात आई थी। पैरा 3 क्लॉज नंबर 6 उसके अंदर हमने डिस्कशन की थी अबाउट द कॉस्ट रिकॉर्ड्स। देयर आफ्टर पैरा 3 क्लॉज नंबर 7 में स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात आ गई थी, एंड देन पैरा 3 क्लॉज नंबर 8 में रीपेमेंट ऑफ ड्यूज की बात हमने की थी। और पैरा 3 क्लॉज 9 भी हमने कवर अप कर लिया था, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड थ्रू द आईपीओस और टर्म लोन्स। आईपीओ, एफपीओ, पब्लिक इशू के थ्रू जो पैसा रेज किया गया है या फिर टर्म लोन के थ्रू जो मनी रेज की गई है उसकी एप्लीकेशंस। ये सब चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बचते हैं पैरा 3 क्लॉज नंबर 10 से लेकर क्लॉज नंबर 16 तक। तो ये आज हम रिवाइज कर लेंगे और इसके साथ ही कारो का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पैरा 3 क्लॉज नंबर 10 के साथ। पैरा 3 क्लॉज नंबर 10 ये बात करता है क्या कोई फ्रॉड ईदर बाय द कंपनी और फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। जब आप सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 पढ़ते हैं तो उसके अंदर सिर्फ ये वाला फ्रॉड कवर होता है, फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज। फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉइज। नाउ अब जो डिस्कशन आ गई, कारो के अंदर जो रिपोर्टिंग है, ना केवल फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉइज आर कवर्ड, बट एनी फ्रॉड दैट इज बीइंग कमिटेड बाय द कंपनी, जिसको नोटिस या रिपोर्ट किया गया है ड्यूरिंग द ईयर, उसकी रिपोर्टिंग भी कारो के पैरा नंबर 3 क्लॉज नंबर 10 में आएगी। यदि ऐसा है क्या कोई फ्रॉड ड्यूरिंग द ईयर नोटिस्ड और रिपोर्ट किया गया है, देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू स्टेट द नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड।
दो चीजें हैं जो ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। सो ऑडिटर का स्कोप ऑफ रिपोर्टिंग क्या है? ओनली दोज फ्रॉड दैट आर बीइंग नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। एक जो वर्ड यूज किए गए हैं, नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें उन्हीं फ्रॉड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्ट रखना है अपने आप को जो फ्रॉड ऑलरेडी रिपोर्ट या नोटिस किए गए थे बाय द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द ईयर। और वो फ्रॉड कौन से हैं? इधर कमिटेड बाय द कंपनी और कमिटेड ओवर द कंपनी। कंपनी पर हुए तो किसने किए? बाय एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। यदि ऐसे कोई फ्रॉड है तो इन फ्रॉड के रिलेशन में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू स्टेट द नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड। Important points to remember. Point number 1. The scope of auditor's inquiry under this clause is restricted to the fraud noticed or reported during the year. The use of the word noticed or reported, it indicates that management of the company should have the knowledge about the fraud. This clause does not relieve the auditor from his responsibility to consider fraud and error in an audit of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फ्रॉड या एरर के कारण क्या मिस स्टेटमेंट है, ये ऑडिटर की ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है, और ये एसए 240 के अंदर बताई गई है। दैट इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू fraud in an audit of financial statement. For this purpose, auditor is required to exercise professional skepticism throughout the audit. And यदि कोई भी ऐसे circumstances उसके सामने आते हैं जब उसको लगता है कि any fraud is being committed या उसको कोई doubt arised होता है, in that case फिर वो अपने आगे के प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है जो एसए 240 ने बताए हैं। दैट मीन्स कि यदि आप कारों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि एसए 240 की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ड्यूटी आपकी खत्म हो जाएगी। दैट रिमेन्स। इन एडिशन टू दिस, ऑडिटर शुड ऑब्टेन written representations from the management in relation to what? That management acknowledge that management is responsible for the implementation of accounting and internal control system which are being designed to prevent and detect fraud and error in the financial statements. Management believes that effect of uncorrected misstatements in the financial statements जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट को बताई थी, दे आर इममैटीरियल। जिनको मैनेजमेंट ने ठीक नहीं किया है, दे आर इममैटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। एंड मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया है टू द ऑडिटर ऑल द सिग्निफिकेंट फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड जो मैनेजमेंट की नॉलेज में थे। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया है टू द ऑडिटर द रिजल्ट्स ऑफ इट्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क दैट financial statement may be materially misstated as a result of suspected fraud. So auditor उसको एक written representation लेनी है मैनेजमेंट से in relation to these four matter. This is the requirement of guidance note on CARO 2016. For reporting under this clause, auditor may consider the following. This clause requires all frauds noticed or reported during the year shall be reported, indicating two aspects. One is nature of the fraud and second is the amount involved in the fraud. As specified, fraud by the company or on the company by its officer or employees are only covered. दो तरह के फ्रॉड। पहला फ्रॉड किसने किया? कंपनी ने किया। दूसरा फ्रॉड कंपनी के ऊपर हुआ, किसने किया? बाय द ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। चलिए अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, यदि हम सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 की बात करते हैं, ओनली द फ्रॉड जो नोटिस्ड हुए हैं, सस्पेक्टेड फ्रॉड कवर नहीं होते 143.12 में। एंड इन एडिशन 143.12 बात करता है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फ्रॉड्स की दैट आर कमिटेड ओवर द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर 3, while reporting under this clause with regard to nature and the amount involved of the fraud, auditor may consider the principle of materiality that is being outlined in the standard of auditing
320। सो ये फ्रॉड की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है और गाइडेंस नोट के अंदर जो इंपॉर्टेंट मैटर कवर अप किया गया था वो है सब। इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, ये आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट मैं आपके साथ बात कर रहा हूं मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस की। क्या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हैज बीन पेड और प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्विजिट अप्रूवल्स एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 197 रीड विद शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट? यदि नहीं, स्टेट द अमाउंट इन्वॉल्व्ड and the steps taken by the company for securing the refund of the same. But जब हम कारो 2016 से कारो 2020 की तरफ चलते हैं तो कारो 2020 में इस पॉइंट की कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं रहेगी। द रीजन बीइंग सेक्शन 197 सबसेक्शन 16 में ऑडिटर की एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट डाली गई है बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, और उस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में ऑडिटर को कहा गया है, ऑडिटर यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज बीइंग पेड एज पर द लिमिट्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। इफ नॉट, उसको वो अमाउंट स्टेट करना है। और ये जो 197 सबसेक्शन 16 की रिपोर्टिंग है, ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की रिपोर्टिंग के साथ आ जाती है। रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के सेक्शन में हम इसको कवर अप कर लेते हैं। सो कारो 2016 में इसकी रिपोर्टिंग जरूर है कि क्या रिक्विजिट अप्रूवल्स ली गई है या नहीं ली गई। अब वो रिक्विजिट्स अप्रूवल क्या है, ये मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी बोला था, सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5 आपने कवर अप करना है, तो ये पॉइंट सारे बड़े आराम से कवर अप हो जाएंगे। बट फिर भी मैं एक बार आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूं, सेक्शन 197 में क्या क्या बातें कही गई हैं। सेक्शन 197 में कहा गया है, आप कंपनी के डायरेक्टर्स को इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, उनको मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं? 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। हाउएवर, यदि कंपनी 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा पे करना चाहती है, इन दैट केस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन वर्ड नहीं लिखा गया है, दैट मीन्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा 11% से ज्यादा देना है तो। हाउएवर, यदि एक सिंगल मैनेजिंग डायरेक्टर को या होल टाइम डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देने की बात आती है, देन आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? एक पर्सन, एक एमडी या एक डब्ल्यूटीडी या एक मैनेजर, मैक्सिमम 5%। उससे ज्यादा देना है, देन कंपनी की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। 5% इन जनरल, 5% से ज्यादा देना है, स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड। बट यदि कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजर, एक से ज्यादा एमडी, एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर है, देन उन सबको एग्रीगेट में मैक्सिमम कितना पे किया जा सकता है? 10%। 10% से ज्यादा देना है, देन स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड। अब बात आ जाती है पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को कितना दे सकते हैं। यदि कंपनी में एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर है, देन पार्ट टाइम डायरेक्टर का ज्यादा रोल नहीं है, आप उनको मैक्सिमम 1% दे सकते हैं। बट यदि कंपनी में एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर है, देन पार्ट टाइम डायरेक्टर का सिग्निफिकेंट रोल है, आप उनको मैक्सिमम 3% दे सकते हैं। हाउएवर, यदि आप उनको 1% या 3% उससे ज्यादा देना चाहते हैं, इन दैट केस आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। 1%, 3%, इनसे ज्यादा स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। बट यदि कंपनी ने बिना रिक्विजिट अप्रूवल के ये रेम्यूनरेशन पे किया है, देन आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के एलिमेंट्स क्या होंगे? द डिफॉल्ट मे बी रिपोर्टेड incorporating the following detail. Number 1, payment made to director, whole time director, managing director, manager. कितना अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द लिमिट पे किया गया है, कितना अमाउंट ड्यू है फॉर द रिकवरी एज एट द बैलेंस शीट डेट, एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू सिक्योर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट्स एंड रिमार्क्स इफ एनी। ये पॉइंट्स हैं जो ऑडिटर को रिपोर्ट करने हैं। ये हो गया हमारा पैरा 3 क्लॉज नंबर 11। आगे बढ़ते हैं, पैरा 3 क्लॉज नंबर 12 ये बात करता है निधि कंपनीज के केस में।
निधि कंपनीज के केस में दो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है, क्या कंपनी का नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशो 1:20 की है? क्या कंपनी नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशो में 1:20 का कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही? एंड इसके साथ साथ एक चीज और देखनी है, कंपनी ने क्या एटलीस्ट अपने फंड्स का जो पैसा है उसको यूटिलाइज कहां किया है? अब इन्होंने यहां एक वर्ड यूज किया है, द निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% unencumbered term deposit as specified in निधि रूल्स 2014 to meet out the liability। तो अब ये 10% किसका होगा? ये 10% होगा कंपनी की डिपॉजिट लाइबिलिटीज का। 10% ऑफ डिपॉजिट लाइबिलिटीज, इसका 10% आपने टर्म डिपॉजिट्स में जमा करा रखा है जिनके ऊपर कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है, कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है। तो दो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है यहां पर। नंबर 1, नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट लाइबिलिटी रेशो 1:20 की। नंबर 2, क्या निधि कंपनी ने अपनी डिपॉजिट लाइबिलिटी का एटलीस्ट 10% डिपॉजिट करा रखा है इन द टर्म डिपॉजिट on which there is no charge, unencumbered term deposits। Now, अब इसके अदर पॉइंट्स जो गाइडेंस नोट में बेसिकली कवर अप कर रखे हैं। निधि कंपनी का मीनिंग क्या होता है? वो निधि मीन्स अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है एज ए निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। उनसे डिपॉजिट रिसीव करती है और उन्हीं को मनी लेंड करती है। दैट मीन्स निधि इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने निधि रूल्स 2014 इशू किए। अब इन रूल्स के अंदर नंबर 1 तो ये जो वर्ड हमने यूज किया था यहां पर नेट ओन फंड्स, नेट ओन फंड का मीनिंग दिया गया है। नेट ओन फंड्स आर डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, free reserve reduced by accumulated losses, intangible assets appearing in the last audited balance sheet। now अब particularly यहां पर एक चीज देखिएगा, the word used is paid up equity capital। इसका मतलब यदि कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस कैपिटल एग्जिस्ट करती है तो क्या वो प्रेफरेंस कैपिटल नेट ओन फंड का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी? क्लियरली मेंशन है, नहीं बनेगी। Provided that the amount representing the proceeds of issue of preference shares shall not be included for calculating the net owned funds। आगे बढ़ते हैं। निधि कंपनी कैन एक्सेप्ट द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब हम जो कैलकुलेशंस करते हैं वो कैलकुलेशन क्या है? नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट लाइबिलिटी रेशो, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट लाइबिलिटी रेशो। अब ये रेशो में नेट ओन फंड में क्या आएगा वो आपको मैंने यहां पॉइंट नंबर 1 में कराया। डिपॉजिट लाइबिलिटी, निधि कंपनी डिपॉजिट्स को किस किस फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकती है? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डिपॉजिट एफडी, आरडी, सेविंग किसी भी फॉर्म में हो सकता है और इनका एग्रीगेट क्या कहलाया जाएगा? डिपॉजिट लाइबिलिटी कहलाया जाएगा। और आपका डिपॉजिट लाइबिलिटी टू नेट ऑन फंड, नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट लाइबिलिटी, सॉरी, नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट लाइबिलिटी मैक्सिमम कितना? 1:20। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा है then auditor is required to state the facts। इसके अलावा एक पॉइंट और है, the auditor should ask the management to provide the computation of deposit liability and the net on funds on the basis of the requirements जो निधि रूल्स में बताई गई हैं। then auditor is required to verify
whether the computation made by the management is correct or not, and what is the net own fund to deposit liability ratio. This would enable him to verify that the ratio of deposit liability to net own fund is in accordance with the requirements prescribed in this regard. So ये पॉइंट्स हैं हमारे इन रिलेशन टू द निधि कंपनी। इसका क्वेश्चन नवंबर 16 में एक बार आया था। कारो 16 हैज मेड सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड इंट्रोड्यूस्ड मैनी न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। डिस्क्राइब द रेलिवेंट क्लॉज, पैरा 3 क्लॉज नंबर 12 relating to Nidhi companies, compliance with net own fund to deposit requirement 1:20. 1:20. What audit procedures are to be adopted for verification and reporting? आपका ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग का? उसके लिए जो पॉइंट्स हैं वो सारे नेट ऑन फंड का मीनिंग क्या है, डिपॉजिट्स में क्या क्या चीजें कवर होंगी, मैनेजमेंट से आप एक कंप्यूटेशन ले लीजिए, देयर आफ्टर आप उस कंप्यूटेशन को वेरीफाई कर लीजिए। ये पॉइंट्स हैं जो हमारे पैरा 3 क्लॉज नंबर 12 में इन रिलेशन टू निधि कंपनीज कवर अप किए गए हैं। नाउ इसके बाद पैरा 3 क्लॉज नंबर 13 ये बात करता है ट्रांसैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज की। ये कह रहा है कि जो भी ट्रांसैक्शंस हुई हैं रिलेटेड पार्टीज के साथ, क्या उनमें सेक्शन 177 एंड 188 उनकी कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई। कंप्लायंस नहीं हुई, स्टेट द कॉन्ट्रावेंशंस। 177 में प्रोविजन क्या है इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टीज, अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। 188 रिलेटेड पार्टीज का बहुत डिटेल में है। इसका सेक्शन 188 में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूल नंबर 15 है और इसका एक सेपरेट वीडियो लॉ के पर्पस के लिए मैंने अलग से YouTube पर अपलोड किया हुआ है। तो सेक्शन 188 की डिटेल आप कवर अप करना चाहें तो उस वीडियो से भी कवर अप कर सकते हैं आप। YouTube के ऊपर ही वो वीडियो पड़ा हुआ है ALT क्लासेस के चैनल पर, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं 188 की डिटेल के लिए। कारो में मुझे क्या रिपोर्टिंग करनी है, क्या सेक्शन 177 एंड 188 की कंप्लायंस हुई है और इसके साथ साथ जो रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए या नहीं दिए गए। द डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट as required by the applicable accounting standards. Now, अब गाइडेंस नोट की बातें कर लेते हैं। गाइडेंस नोट क्या कहता है? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म appropriate procedures to satisfy the compliance of section 177 and 188 so that he may report under this clause. For this purpose, auditor may also refer the SA 550 which provides the detailed procedural requirement which the auditor is required to perform in relation to the related party transactions. Auditor should obtain written representations. किससे? From the management. किस regard में? That they have disclosed to the auditor the identity of all the related party and related party transactions with which management is aware of. जिन रिलेटेड पार्टी से एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शंस के बारे में मैनेजमेंट को नॉलेज थी वो सब उन्होंने ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया है एंड ऑल सच ट्रांसैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स आर appropriately accounted for and disclosed as per the requirement of applicable financial reporting framework. That they have appropriately accounted for and disclosed such relationship and transactions in accordance with the requirements of the framework. Based on the procedures performed by the auditor, if auditor comes across any non-compliance, then it should be duly reported. और
उसमें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में किन किन चीजों को रिपोर्ट करना है, नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड द अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन, पहली बात नेचर, नंबर 2 अमाउंट इन्वॉल्व एंड नंबर 3 रिमार्क्स इफ देयर इज. सो इन दिस मैनर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स. Thereafter, he is required to report the non-compliances under the para 3 clause number 13 of CARO 2016. Now आगे बढ़ते हैं. para 3 clause number 14 ये बात करता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की. क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट किया है शेयर्स का या फुल्ली कन्वर्टिबल और पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का? इसके साथ यदि हां, क्या सेक्शन 42 हैव बीन कंप्लाइड विथ, और जो अमाउंट रेज किया गया है कैसे रेज किया गया? थ्रू द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और फुल्ली और पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. तो जो पैसा रेज किया गया है, जिस पर्पस के लिए रेज किया गया था, उसी पर्पस के लिए उसकी यूटिलाइजेशन भी की गई है या नहीं की गई, एंड यूज ऑफ मनी को आपको डिस्क्लोज करना होगा. जैसे यही एंड यूज हमने पैरा 3 क्लॉज नंबर 9 में भी पढ़ा था कि यदि आपने फंड्स रेज किए हैं थ्रू द आईपीओ, थ्रू द एफपीओ, थ्रू द टर्म लोन, तो उसका एंड यूज क्या है. तो वही चीज यहां पर आएगी. क्या ये पैसा यूज किया गया है फॉर द पर्पस फॉर विच द फंड्स वर रेज्ड? यदि हां, ठीक है. इफ नॉट, प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ अमाउंट एंड द नॉन कंप्लायंस. द ऑडिटर में रिपोर्ट द नॉन कंप्लायंस इन द फॉलोइंग फॉर्मेट. नेचर ऑफ सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल, कन्वर्टिबल डिबेंचर, इधर फुल्ली और पार्टली. किस पर्पस के लिए फंड्स को रेज किया गया है, टोटल अमाउंट रेज्ड और ओपनिंग अनयूटिलाइज्ड बैलेंस, अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर अदर पर्पस, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस एज ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड रिमार्क्स इफ एनी. जैसे मान लीजिए आपने इक्विटी शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू दिए, तो आप इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे. किस पर्पस के लिए पैसा रेज किया गया था? पैसा रेज किया गया था टू बाय अ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए. कितना पैसा रेज किया गया? यदि करंट ईयर में रेज किया गया तो टोटल अमाउंट रेज, लेट्स से करंट ईयर की बात करते हैं 40 करोड़. लेकिन मनी रेज की गई थी लास्ट ईयर में और उसमें से अभी 15 करोड़ का यूटिलाइजेशन हुआ था, 25 करोड़ बाकी थे. तो फिर यहां पर ओपनिंग अनयूटिलाइज्ड बैलेंस आ जाएगा 25 करोड़. कितना अमाउंट यूटिलाइज किया है फॉर अदर पर्पस? लेट्स से 10 करोड़ रुपए अदर पर्पस के लिए वर्किंग कैपिटल में लगा दिया पैसा. अनयूटिलाइज बैलेंस जितना बचेगा कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेशंस के बाद वो लिख दीजिए और रिमार्क्स में इस 10 करोड़ की डिटेल दे दो कि 10 करोड़ रुपीज रेज्ड थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी, जो रेज किए गए थे फॉर बाइंग द प्रॉपर्टी बट अप्लाई किए गए फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस. सो ये आप रिपोर्टिंग करेंगे पैरा 3 क्लॉज नंबर 14 में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स की. देयर आफ्टर पैरा 3 क्लॉज नंबर 15 नॉन कैश ट्रांसैक्शंस विद द डायरेक्टर्स. क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई नॉन कैश ट्रांसैक्शंस की हैं विद द डायरेक्टर और द पर्संस कनेक्टेड विद देम? यदि हां, देन क्या सेक्शन 192 की कंप्लायंस हुई या नहीं हुई? अब 192 इसकी डिटेल मैंने आपको पहले ही सेशन में बता दी थी कि कंपनी लॉ के कुछ सेक्शन कौन कौन से? सेक्शन 184 नहीं, 185, 186, 188, 189, 192, 197 एंड शेड्यूल 5, इनका काफी यूज किया गया है कारो की रिपोर्टिंग में और ऑडिटर इनकी कंप्लायंसेस के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है. तो अब इसके गाइडेंस नोट में भी जो सारी डिस्कशन कवर अप की गई है वो प्राइमरीली सेक्शन 192 के ऊपर ही है. मैं एक बार आपको रीड भी करा देता हूं
डिटेल तो आप लॉ में पढ़ते ही हैं, तो मैं इसकी एक रीडिंग आपके साथ कर लेता हूं, कुछ चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। सेक्शन 192 डील्स विद द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ, कौन किसके ऊपर, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, किसके साथ, विद द डायरेक्टर्स और द पर्संस कनेक्टेड विद देम। ये सेक्शन प्रोहिबिट करता है कंपनी को फ्रॉम एंटरिंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, एन अरेंजमेंट by which a director of company holding subsidiary associate or a person connected with such director acquire or to acquire the asset from the company at a consideration other than cash. Similarly, एक अरेंजमेंट जिसमें कंपनी एक्वायर कर रही है या एक्वायर करने वाली है असेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, किससे, डायरेक्टर से और एनी पर्सन कनेक्टेड विद द डायरेक्टर। सेक्शन 192 सबसेक्शन 1 एंड 192 सबसेक्शन 2 कहता है ऐसी ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंडीशंस को पूरा करो और कर लो। अब वो कंडीशन क्या है? नंबर 1, प्रायर अप्रूवल ली गई है बाय वे ऑफ अ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, और यदि ये डायरेक्टर या कनेक्टेड पर्सन डायरेक्टर है कंपनी की होल्डिंग कंपनी का, तो यही सिमिलर अप्रूवल होल्डिंग कंपनी की जनरल मीटिंग में भी बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन अकॉर्ड की गई है। नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ द अरेंजमेंट along with the value of the assets, and the value needs to be determined by a registered valuer, जो आप सेक्शन 247 पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में वैल्यूएशन का। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर दिस क्लॉज आर इन 2 पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट कहता है क्या कंपनी ने ट्रांजैक्शन की है नॉन कैश विद द डायरेक्टर और एनी पर्सन कनेक्टेड विद सच डायरेक्टर। यदि हां तो रिपोर्टिंग करिए आगे कुछ, यदि नहीं तो बात खत्म। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लॉज रिक्वायर द ऑडिटर टू रिपोर्ट whether the provisions of section 192 have been complied with. Therefore, सेकेंड पार्ट तब अप्लाई होगा यदि पहला पार्ट अफर्मेटिव है, मींस कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शंस की है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद द डायरेक्टर और एनी पर्सन कनेक्टेड विद देम। सो सेकेंड पार्ट इज रिपोर्टेबल ओनली व्हेन आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इन अफर्मेटिव। Suggested paragraph on reporting. ड्राफ्ट रिपोर्टिंग कैसे होगी? According to the information and explanation given to us, the company has entered into non-cash transactions with one of the directors or the persons connected with the director by acquisition of assets by assuming directly related liabilities, which in our opinion is covered under the provisions of section 192, for which approval has not yet been taken in the general meeting of the company. ये था हमारा सेक्शन 192 की रिपोर्टिंग पैरा नंबर 3 क्लॉज नंबर 15 में। पैरा 3 क्लॉज 16 ये बात करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के केस में वेदर एनबीएफसी उसने अपना रजिस्ट्रेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 45IA विद द आरबीआई कराया है या नहीं कराया। वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यदि हां, क्या रजिस्ट्रेशन लिया गया है? किस सिचुएशन में कंपनी को आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है? यदि एक एनबीएफसी फाइनेंसिंग बिजनेस कर रही है, ये कंपनी 50-50 का क्राइटेरिया फुलफिल करती है, मींस
50% of its total assets are the assets which are of financing nature and the total income का 50% इन फाइनेंसिंग assets से रेज किया गया है। यदि ऐसा है देन कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी फाइनेंसिंग नेचर का है एंड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन क्या कंपनी एंगेज्ड है इन द बिजनेस विच अट्रैक्ट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है यदि फाइनेंसिंग एक्टिविटी इस कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस है। द ऑडिटर रिपोर्ट शैल इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग। नंबर 1, क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है अंडर सेक्शन 45IA? यदि हां, क्या रजिस्ट्रेशन लिया गया है? यदि रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया तो उसके रीजंस बताइए। ये है हमारा पैरा 3 क्लॉज नंबर 16 ऑफ कारो 2016। नाउ इन रिलेशन टू पैरा 3 क्लॉज 1 टू पैरा 3 क्लॉज 16, यदि किसी भी पॉइंट में ऑडिटर नेगेटिव में एडवर्स या क्वालिफाइड रिमार्क देता है देन पैरा 4 ने एक जनरल रिक्वायरमेंट रेज की है और इसने कहा वेयर इन द ऑडिटर रिपोर्ट आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चन इज अनफेवरेबल और क्वालिफाइड, ऑडिटर शैल स्टेट द बेसिस फॉर सच अनफेवरेबल और क्वालिफाइड रिमार्क्स। Where the auditor is unable to express any opinion on any of the specified matter that may be due to limitations, and limitations may be imposed by management or limitations imposed by circumstances, in that case auditor is required to state the facts. Auditor shall indicate such facts together with the reason why it is not possible for him to give his opinion on the same. So this is all about para 3 and para 4 of Caro 2016. जनरल अप्रोच ये एक बार रीड कर लेना, सिर्फ रीडिंग के लिए है और कुछ भी नहीं। ये एक इसका मिसलेनियस क्वेश्चन है जो आरटीपी या एमटीपी में आया था, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स from the parent, no agreed terms, neither the interest nor the principal has been repaid so far. कंपनी ने बोरोविंग की है, बोरोविंग किससे की है? फ्रॉम द पेरेंट, नो एग्रीड टर्म, नीदर द इंटरेस्ट नोर द प्रिंसिपल हैज बीन पेड सो फार। इसके लिए यदि आप एक तो ये पैरा अप्लाई हो सकता है, पैरा 3 क्लॉज 13। बिसाइड्स दिस पैरा 3 क्लॉज 3 लोन्स, अच्छा वो तो देने वाले के रेफरेंस में नहीं, बस पैरा 3 क्लॉज 13 लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स फ्रॉम द पेरेंट्स हैज नो एग्रीड टर्म। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सब्सिडियरी की। क्या इसमें पैरा 3 क्लॉज थ्री अप्लाई होगा? पैरा 3 क्लॉज 3 वो है क्या कंपनी ने लोन एंड एडवांस दिया। यदि मैं पेरेंट कंपनी की रिपोर्टिंग करता तो पैरा 3 क्लॉज 3 आता, बट मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं सब्सिडियरी में, ये नहीं आएगा। हां, इस केस में पैरा 3 क्लॉज नंबर 13 ट्रांसैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टीज, उसको हम कवर अप करेंगे। बी पॉइंट पर चलते हैं। कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ shifting its office along with the freehold land available at Chandigarh
एंड इज एक्टिवली ऑन द लुकआउट फॉर पोटेंशियल बायर। ये लैंड खरीदी गई थी 25 लाख की, करंट मार्केट वैल्यू है 2 करोड़ 50 लाख। प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हुई है ड्यू टू सर्टेन प्रोसीजरल इश्यूज एसोसिएटेड विद द रजिस्ट्रेशन। टाइटल डीड्स, क्या टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर इन द नेम ऑफ कंपनी और नॉट? पैरा 3 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज सी। पैरा 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में रिपोर्टिंग होगी। कंपनी हैज डिस्क्लोज दिस अमाउंट अंडर फिक्स्ड असेट though no disclosure of non-registration is made. Title deed of immovable properties are not in the name of the company and hence auditor is required to report under para 3 clause number 1. आगे बढ़ते हैं। An amount of 3.25 lakh per month पे किया गया है वी केयर एसोसिएट्स, अ पार्टनरशिप फर्म को जो एक रिलेटेड पार्टी है, in accordance with the provisions of Companies Act। किस लिए? For marketing services rendered by them based on an independent assessment, consideration arm length price से 25,000 रुपए ज्यादा है। While the transaction was accounted in the financial statements based on the amount paid, separate disclosure in the notes forming part of the account highlighting as a related party transaction disclosure नहीं दिया गया। पैरा 3 क्लॉज नंबर 13 में रिपोर्टिंग आ जाएगी। पैरा 3 क्लॉज नंबर 13 में इसकी रिपोर्टिंग आएगी। लास्ट, इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, उसने एक फ्रॉड आइडेंटिफाई किया इन द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज बाय द एचआर डिपार्टमेंट। कंपनी के एम्प्लॉइज ने फ्रॉड किया, वेयर इन सर्टेन सम्स वर एलीग्ड टू हैव बीन टेकन एज किकबैक फ्रॉम द एम्प्लॉइज फॉर टेकिंग देम ऑन बोर्ड विद द कंपनी। एम्प्लॉइज की हायरिंग में गड़बड़ है। आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन कंसर्न्ड एचआर मैनेजर वाज सैक्ड। The amount of such kickback is expected in the range of 12 lakh. A fraud is committed over the company by the officer or employee of the company and hence reporting required under para number 3 clause number 10. बस एग्जामिनेशन वेटेज में नवंबर 18 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था 5 नंबर का। बस ये थे हमारे रिवीजन सेशंस ओवर द कारो 2016। तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक को, इसके बाद आई थिंक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक है, उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक, देख लेंगे, उसके बाद वही होगा या फिर ऑडिट कमेटी का जो भी चैप्टर होगा उसकी रिवीजन करेंगे और इस सेशन को करते हैं यहीं पर ओवर। गुड बाय एंड टेक।